कल्पना कीजिए कि आपने अपने पूरे 20 एस एक आदमी पर बर्बाद कर दिए और अंत में आपको उसकी शादी का इनविटेशन मिलता है जिसमें आपकी 10 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड उसके बगल में मुस्कुरा रही है। 31 की उम्र में हंजुजू ने एक ही दिन में अपना प्यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपना प्राइड सब कुछ खो दिया। उसकी लाइफ एक मजाक बन गई है। लेकिन तभी देश का सबसे फेमस सेलिब्रिटी उसकी लाइफ में आता है और अपना मास्क उतार देता है। वो उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखता है और एक डेंजरस ऑफर देता है। मैं जल्द ही मरने वाला हूं, इसलिए तुम मेरा जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। क्या होता है जब एक टूटी हुई महिला एक मरते हुए सुपरस्टार का डार्क कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेती है? ये ग्रीडी है। एक पब की लो लाइट में जूजू अपनी ड्रिंक की चुस्कियां लेती है, जबकि उसके दोस्तों की आवाजें गुस्से से गूंज रही हैं। वे इस शॉकिंग न्यूज पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड इंसू जूजू के मंगेतर मिनसुक से शादी कर रही है। स्क्रीन पर शादी की एक फोटो चमकती है, एक पेनफुल रिमाइंडर। जूजू उन्हें ठीक करते हुए कहती है कि यह 5 साल का रिलेशनशिप था। फिर भी ब्रेकअप के बाद से अभी केवल 8 महीने ही हुए हैं। वो उनसे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात को ड्रॉप करने के लिए कहती है। उसका चेहरा फ्लश हो गया है क्योंकि वो उनके गुस्से को टालने की कोशिश करती है, लेकिन एक फ्लैशबैक सच दिखा देता है। एक ठंडी लेट नाइट फोन कॉल जहां उसने इंसू से कह दिया था कि वो फोन काट रही है। हंजुजू फोन को अपने कान से लगाती है। पास्ट की यादें आते ही उसका चेहरा खाली सा हो जाता है। उसकी फॉर्मर फ्रेंड की आवाज में कोई वार्मथ नहीं है। वो कहती है कि जूजू ने कभी उस आदमी की केयर नहीं की। वो उसे विक्टिम कार्ड खेलना बंद करने को कहती है। अंतिम सवाल उनके बीच लटका है, जिसमें शक है। वो पूछती है कि जूजू ने उनकी फ्रेंडशिप के अंत के बारे में दोस्तों को क्या बताया है। रात की हवा ठंडी है और हंजुजू अकेली चल रही है। अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर निकलता है। ये उसका मंगेतर मिनसुक है। वो तेजी से पास आता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। जूजू की सांसें थम जाती हैं। वो उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है। मिनसुक उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि इंसू चाहती है कि वो वेडिंग में आए। जूजू अपना हाथ झटककर छुड़ा लेती है। वो साफ कह देती है कि वो नहीं जा रही है। मिनसुक कहता है कि इंसू अपने किए पर दुखी है। फिर उसकी आवाज कोल्ड हो जाती है। वो दावा करता है कि उनका रिश्ता विश्वासघात से पहले ही खत्म हो गया था और उसे उस वार्मथ की याद दिलाता है जो गायब हो गई थी। वो उसके गुस्से को नहीं समझ पा रहा है। इन क्रूर बातों ने हंजुजू के भीतर आग जला दी और वो रिएक्ट करती है। उसका हाथ तेजी से उसके चेहरे पर लगता है। एक मजबूत हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। गोतिया अचानक वहां आता है और उसे पीछे खींचता है। वे दोनों फुटपाथ पर गिर जाते हैं। हंजुजू गोतिया के चेस्ट से टिककर गिरती है। उसके हाथ एक पल के लिए उसके चारों ओर कस जाते हैं। सब कुछ शांत है सिवाय उसके दिल की धड़कन के। वो वार्मथ महसूस करती है जो उससे निकल रही है। उसका चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर है। शहर की लाइट्स धुंधली हो जाती हैं और उनकी सांसों के बीच एक इलेक्ट्रिक स्पेस बन जाता है। हंजुजू अकेले फुटपाथ पर बैठी हंसती है। उसके लाइटर की लौ उसके थके हुए चेहरे को रोशन करती है। वो अपने दोस्तों की बातें याद करती है जो सोच रहे थे कि क्या वो दयालु थी या सिर्फ मूर्ख। जूजू रात में तंज कसती है। वो फोन पर पुराने फोटोज देखती है जो अब धोखे की वजह से खराब हो चुके हैं। वो सोचती है कि अब गुस्सा दिखाना उसे पथेटिक बना देगा। तभी फोन बजता है, लेकिन वो उसे बजने देती है। एक दोस्त के सपोर्ट के खोखले शब्द पुराने जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। हंजुजू कॉल काट देती है। ठीक होने का नाटक करने से वो थक गई है। वो तय करती है कि अब वो रोमांस नहीं करेगी। ये वर्थ नहीं है। जब वो सूनी सड़कों पर चलती है, उसके फोन पर काम का एक इमरजेंसी असाइनमेंट आता है। वो ऊपर देखती है और वहां एक विशाल स्क्रीन पर सेलिब्रिटी गोतिया है। उसका चेहरा लिपस्टिक के निशानों और उदास आंखों के साथ सीधे उसकी ओर देख रहा है। जूजू सोचती है कि उसने उसे समझ लिया है। गोतिया, गपशप में डूबा हुआ एक एरोगेंट स्टार। लेकिन फिर वो इमेज टूट जाती है। सुर्खियों से दूर एक अंधेरे कोने में वो उसे पा लेती है। वो जमीन पर डिजाइनर कपड़ों में सिमटा हुआ है। वो परफेक्ट सेलिब्रिटी पोज नहीं दे रहा है, बल्कि वो रो रहा है। हंजू पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन एडिटर के रूप में देती है। गोतिया धीरे धीरे उठता है। उसका चेहरा अब उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर है। घबराकर वो कहती है कि उनकी मुलाकात एक कोइंसिडेंस है।
वो एक रुमाल ऑफर करती है। गोतिया रुमाल लेने के बजाय उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। उसके टच से एक वार्मथ फैल जाती है और उनकी आंखें लॉक हो जाती हैं। गोतिया सन्नाटे को तोड़ता है। उसकी आवाज लो और प्रोवोकेटिव है। वो पूछता है कि क्या उसे अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे रसीली गपशप मिल गई है। जूजू के गाल लाल हो जाते हैं। वो कूल होकर जवाब देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस शूट खत्म करना चाहती है। वो स्पेकुलेशन लिखने से मना करती है और कहती है कि उसकी दयालुता एक झूठ थी। वो उसे गली में अकेला छोड़ मुड़कर चली जाती है। स्टूडियो की अफरा तफरी से दूर जूजू अचानक रुक जाती है। उसकी निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिकी हैं। उसके अंदर एक तूफान है। वो अपने ऑप्शंस को तौलती है। क्या वो इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में और गहराई में जाए या बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाए। तभी एक गहरी आवाज आती है। एक वार्म हैंड जूजू के कंधे पर टिक जाता है। गोतिया उसके पीछे खड़ा है। वो स्टाफ को कहता है कि उसे खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जूजू के साथ था। करीब आकर वो पूछता है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रही थी। उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है। गोतिया के आते ही माहौल बदल जाता है। चापलूस स्टाफ उसके चारों ओर उमड़ पड़ता है। हन जूजू किनारे से देखती है। उसे उनका पाखंड फनी लगता है। गोतिया उस शोर को इग्नोर करता है और मेकअप ठीक करने को कहता है। जूजू का संकल्प पक्का हो जाता है और वो फोन की स्क्रीन पर टैप करती है। टीम लीडर फोटो मांगता है। जूजू हिचकिचाते हुए गोतिया से परमिशन मांगती है। जैसे ही कैमरा क्लिक करता है, वो सीधे लेंस में देखता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसकी सोल में झांक रहा हो। जूजू जल्दी से फोटो भेज देती है। एक स्टाफ सदस्य उसे एडिटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। त्या की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और वो एग्री कर जाता है। स्टाफ उसे टीस करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर जूजू के करीब झुक जाता है। वो फुसफुसाता है और पूछता है कि क्या इस बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना आसान है। जूजू बस उसे घूरती रह जाती है। त्या जूजू के हाथ में एक रुमाल दबा देता है और वहां से चला जाता है। उसकी वार्मथ एक खामोश प्रॉमिस जैसी है। शूट शुरू होता है और गोतिया कैमरे के सामने बिल्कुल बदल जाता है। वो एक मास्टर है, कभी कूल तो कभी एल्योरिंग। हन जूजू मंत्रमुग्ध होकर देखती है। ये परफेक्ट सेलिब्रिटी उस रोने वाले आदमी से बिल्कुल अलग है। ये डिफरेंस उसे हैरान करता है। कैमरा नीचे करते ही उसकी आंखों से एक आंसू छलक जाता है। बाद में जूजू गोतिया के सामने बैठती है और इंटरव्यू शुरू करती है। वो उसकी पब्लिक इमेज और उस ड्यूअलिटी के बारे में पूछती है जो फैंस को अट्रैक्ट करती है। उसका रिस्पॉन्स बहुत ब्लंट है, जो प्रोफेशनल माहौल को चीर देता है। वो किसी भी गहरे अर्थ को खारिज कर देता है और सीधे तौर पर कहता है कि ये सब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। उसकी इस बेबाक ईमानदारी से दंग होकर जूजू अपनी टाइपिंग रोक देती है। फिर वो स्वीकार करता है कि जब वो बोलता है तो चीजें खराब कर देता है, इसीलिए वो इंटरव्यू से बचता है। हवा में एक अनकही एनर्जी महसूस हो रही है। अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए गोतिया के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। उसकी डार्क आंखें हन जूजू पर टिकी हैं। वो उसकी प्रोफेशनल शांति को चुनौती देता है और सवाल करता है कि वो उसके पहले के ब्रेकडाउन के बारे में पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। वो समझाता है कि जनता केवल उथले गपशप, स्कैंडल और अफवाहों की भूखी है, उसके क्राफ्ट की सच्चाई की नहीं। जूजू बेफिक्र होकर अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित रखती है। उसके चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ जाती है। करीब झुकते हुए वो टिप्पणी करता है कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक स्टार के दुखों, गिरावट और अकेलेपन की लिस्ट गिनाता है। हन जूजू शांति से अपनी पॉलिसी बताती है। वो केवल उन्हीं कहानियों को कवर करती है जिनके साथ वो सच में सहानुभूति रख सके। अचानक एक मूवमेंट के साथ गोतिया मेज के उस पार झुकता है। उनके बीच की दूरी को तब तक कम करता है जब तक कि उनके चेहरे कुछ इंच दूर न रह जाएं। वो फुसफुसाते हुए पूछता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या होगा अगर मैं इस दुनिया से ओझल हो जाऊं? जूजू की सांसें थम जाती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो स्वीकार करता है कि हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी संभावना 50-50 है। उसकी ये बेबाक कमजोरी कमरे के तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ देती है। हवा भारी हो जाती है। गोतिया और करीब झुकता है। उसकी आवाज हन जूजू के कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट जैसी है। वो एक कन्फेशन देता है। जूजू की एम्बर आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक आंसू उसके गाल से नीचे गिरता है। दंग होकर वो पूछती है कि वो उसे ये सब अभी क्यों बता रहा है। वो पीछे झुकता है।
उसके होठों पर एक जानती हुई मुस्कान है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बताना चाहता था जो इसे सुनना नहीं चाहता था। उसकी जिज्ञासा को आखिरकार जागते हुए देखकर वो उसे अभी एक पर्सनल इंटरव्यू का ऑफर देता है। वो पूछता है कि क्या वो आज ड्रिंक्स के लिए चलना चाहती है। जैसे ही उसका पूर्व मंगेतर एक फैंसी डिनर पर बैठता है, उसका दिमाग वर्तमान से भटक जाता है। वो हनजुजू की यादों, उसकी दयालुता और इस बात को याद करता है कि कैसे वो उसके बुलाने पर हमेशा दौड़ती चली आती थी। उसे याद आता है कि वो उसे ढंग से जीने के लिए टोकती रहती थी और अपने माता पिता के पैसे पर निर्भर रहने के लिए डांटती थी। एक सॉफ्ट मेमोरी सामने आती है। जूजू एक पार्क बेंच पर बैठी है और उसे उस लंच बॉक्स से किम्बाब का एक टुकड़ा खिला रही है जो उसने पैसे बचाने के लिए पैक किया था। उसे पछतावे का एक एहसास होता है जब उसे महसूस होता है कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उन्होंने एक साथ रिलैक्स होकर दिन कब बिताया था। उसका दिमाग उनके एक साथ बिताए जीवन की ओर वापस जाता है। उसे याद आता है कि हनजूजू उसका फ्रिज भरती थी और उसका कमरा साफ करती थी। उसकी लगातार केयर उसे प्यार से ज्यादा एक माँ के मार्गदर्शन जैसी लगती थी। उसकी अत्यधिक दयालुता ने उसे तुलना में हीन महसूस कराया और वो दबाव दम घोटने वाला था। उनकी शेयर की हुई पैशन की एक याद सामने आती है। हाथ जुड़े हुए, बेडरूम की गर्म हवा में उनका कनेक्शन गहरा होता हुआ। तब भी उसने खुद को फंसा हुआ महसूस किया था। उसने शादी के बारे में सोचा, लेकिन ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं कर सका जो उस घुटन भरे वर्तमान से अलग हो जिसे वो जानता था। वो खुद से कहता है कि अगर हन जूजू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया होता तो वो वापस मुड़ जाता। वो उसकी याद को बोरिंग और फीका कहकर तिरस्कृत करता है। फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो खूबसूरत भी थी। तभी इंसू की आवाज उस धुंध को चीरती है। वो पूछती है कि क्या वो सुन रहा है। वो माफी मांगता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। वो खुशी खुशी बताती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ सुलह कर ली है। वो सीधे तौर पर पूछता है कि क्या हन जूजू को छोड़कर सब आ रहे हैं। इंसू एक्साइटमेंट के साथ कंफर्म करती है और कहती है कि वे ब्राइडल शावर की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके चेहरे के भाव खाली रहते हैं और वो अपनी मंजूरी देते हुए फुसफुसाता है। कमरे में सुबह की रोशनी की गर्माहट फैलती है और सू सुझाव देती है। वे जल्द ही उठ जाते हैं। बाद में वो उत्साह के साथ मिनसुख से पूछती है कि क्या वो उसके ब्राइडल शावर में आएगा, लेकिन वो बड़ी बेरुखी से इस विचार को खारिज कर देता है। वो मजाक में जिद करती है और करीब झुकते हुए समझाती है कि उसने कभी भी उसे अपने दोस्तों से ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। मिनसुख के चेहरे के हाव भाव सख्त हो जाते हैं। वो उसे याद दिलाता है कि उसके दोस्तों सहित हर कोई उससे तब मिला था जब वो हनजुजू के साथ था। वो पूछता है कि उसे वहां सिर्फ चीजें असहज करने के लिए क्यों जाना चाहिए। इंसू के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसकी बातें उसे चुभने लगती हैं। मिनसूक इंसू का हाथ थाम लेता है। उसका चेहरा थकान से भरा है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो बस थक गया है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी नजर अचानक उसके गाल पर उभर रहे एक लाल निशान पर पड़ती है। उसकी आंखों में घबराहट दौड़ जाती है। वो उसकी ओर लपकती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछती है कि क्या हुआ। शादी से पहले चेहरे पर निशान पड़ने की चिंता में उसकी आवाज कांपने लगती है। वो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो झूठ पकड़ लेती है। उसकी चिंता अब बर्फ जैसी ठंडी नफरत में बदल जाती है और वो पूछती है, क्या ये हंजुजू थी? वो झिझकता है और उनके बीच बहस बढ़ जाती है। इंसू जानना चाहती है कि उसने हंजुजू को ऐसा क्यों करने दिया, और वो उस पर आरोप लगाती है कि उसके मन में अभी भी जुजू के लिए फीलिंग्स हैं। मिनसूक उसकी कलाई पकड़ लेता है और दबी आवाज में गिड़गिड़ाता है कि वे ये सब बंद करें। वो उसके डर को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डिफेंसिव होना उसके शक को और पक्का कर देता है। वो कांपने लगती है और टूटती हुई आवाज में उस पर अपनी पुरानी प्रेमिका को अब भी प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाती है। उसका सब्र आखिरकार जवाब दे जाता है, लेकिन उसका गुस्सा एक दिल दहला देने वाली कमजोरी में बदल जाता है। वो अपना सबसे गहरा डर कबूल करती है कि हर दिन उसे उसे चुनने पर पछतावा होता है। इंसू के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं और वो एक हताश विनती करती है। वो स्वीकार करती है कि हंजुजू एक अनमोल दोस्त थी, लेकिन वो उसके साथ रहने के लिए सारा दोष अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी। उसका संकल्प टूट जाता है। मिनसूक उसे अचानक कसकर गले लगा लेता है। उसका अपना चेहरा भी लाल हो गया है। वो चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वो परेशान है और उसे पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता। वो उसे सुनसान सड़क पर थामे रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसके सीने पर सिर रखकर रोती है, उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है।
उसके दिमाग में हंजुजू की छवि उभरती है। वो खुद से कहता है कि यही सही है और इंसू को और कसकर पकड़ लेता है, जैसे अपने ही दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ गोतिया टेबल पर अपना सिर टिका देता है। उसकी निगाहें भारी हैं और वो हंजुजू से ड्रिंक के लिए पूछता है। साथ ही ये भी कहता है कि उसे कम से कम उसके लिए थोड़ा बुरा तो महसूस करना चाहिए। जुजू की आंखों में शक पैदा होता है। उसकी कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत लगती है। वो उससे कहती है कि मजाक बहुत आगे बढ़ गया है और सुझाव देती है कि अगर वो साथ वक्त बिताना चाहता है तो सीधे तौर पर पूछ लेना आसान होता। वो सहमत होता है कि ये ठीक रहेगा, लेकिन तभी जब वो सिंगल हो। जैसे ही वो करीब आता है तनाव बढ़ जाता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। वो स्वीकार करता है कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है। गोतिया का सवाल हवा में तैर रहा है। उसकी निगाहें गहरी हैं। जूजू की गर्दन पर एक गर्माहट महसूस होती है और उसका दिमाग तेज दौड़ने लगता है। आमतौर पर वो मना कर देती, लेकिन एक लापरवाह ख्याल उसे जकड़ लेता है। वो चाहती है कि कुछ हो, एक ऐसी उथल-पुथल वाली घटना जो उसके जीवन को बदल दे। अगर उसे कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना है, तो वो आज ही लेना होगा। टेबल के नीचे उसकी हील धीरे से उसके जूते से टकराती है। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद होती हैं और फिर वो फैसला लेते हुए अपना लैपटॉप बंद कर देती है। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो सहमत हो जाती है। हंजुजू अपनी शर्तें रखती है और कहती है कि अब उसके पास उसके बारे में जो चाहे लिखने की इजाजत है। इससे पहले कि गोतिया जवाब देता, एक स्टाफ सदस्य उसे याद दिलाता है कि फोटोशूट अभी खत्म नहीं हुआ है। वो खड़ा होता है और अपनी शर्ट उतार देता है। कमरे की हवा अचानक गर्म हो जाती है। जूजू की आंखें फटी रह जाती हैं और उसे देखते ही उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो अपने गड़े हुए कंधे के ऊपर से उसे पीछे मुड़कर देखता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है और वो 10 मिनट में मिलने का वादा करता है। हंजुजू सड़क पर अकेली खड़ी है, हाथ बांधे हुए। एक पुरानी याद उसे घेर लेती है। वो गोतिया को करीब आते हुए देखती है। उसकी निगाहें बहुत गहरी हैं। उस गर्मा गर्मी भरे पल में जूजू का चेहरा हैरान और लाल दिखाई देता है और वो सहमत होने के लिए अपने होंठ खोलती है। वर्तमान में लौटते ही वो अपना अंगूठा अपने मुंह पर ले आती है। उसका दिमाग पछतावे से भरा है। वो सोचती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। ये मीटिंग केवल और समस्याएं पैदा करेगी। अचानक उसके बगल में एक गर्माहट महसूस होती है और वो चौंक जाती है। गोते अपना मास्क नीचे खींचते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आता है। एक धीमी आवाज में वो पूछता है कि क्या उसने बहुत इंतजार किया। उसका दिल सीने में धड़कने लगता है और वो हकलाते हुए इनकार करती है। वो जल्दी से अपना चेहरा फिर से ढक लेता है और कहता है कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए ताकि कोई देख न ले। उसका हाथ पकड़कर वो उसे सड़क की ओर ले जाता है, ये कहते हुए कि वे बाद में बात करेंगे। जैसे ही टैक्सी आती है, गोतिया की उंगलियां जूजू की उंगलियों में फंस जाती हैं और हनजूजू के हाथ में एक अचानक गर्माहट समा जाती है। हनजूजू बुरी तरह झिझकती है और अपनी आपस में उलझी हुई उंगलियों को देखते ही उसका चेहरा एकदम फ्लश हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो उसे आगे खींचता है और उनके जल्दबाजी में चलते कदमों की गूंज फुटपाथ पर सुनाई देती है। वो उसे सड़क के उस पार एक फ्रेंटिक डैश में ले जाता है, जहां सिटी लाइट्स रंगों की एक चकरा देने वाली लकीर में बदल जाती हैं। उसकी सांसें अटक जाती हैं और उसके सीने में दिल एक अजीब लय में धड़कने लगता है। वो बस इस बात की हैरानी में है कि ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आखिर क्या है। टैक्सी अचानक चल पड़ती है और वो छोटा सा स्पेस एक सफोकेटिंग हीट से भर जाता है। गोतिया ड्राइवर को अपना फोन दिखाता है, फिर हनजुजू की ओर मुड़कर धीमी आवाज में पूछता है कि क्या वे पहले उसके प्लेस पर जा सकते हैं। जुजू की सांसें थम जाती हैं और उसका चेहरा तमतमा उठता है। वो विरोध में झट से बोल पड़ती है और इंसिस्ट करती है कि वो उसे रास्ते में ही उतार दे। अपने मांस के ऊपर से उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो उसके सडन चेंज ऑफ हार्ट पर सवाल करता है। जूजू एडमिट करती है कि वो पीछे हट रही थी। जैसे ही उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आता है, वो रहस्यमयी तरीके से फुसफुसाता है कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। टैक्सी में इंटेंसिटी और बढ़ जाती है जब गोतिया पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि अगर हंजुजू चाहें तो उसके घर चल सकते हैं। उसकी गर्दन तक एक गहरी लाली छा जाती है और वो पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। उसका मास्क एक कान से लटका हुआ है
और उसके होठों पर एक हल्की स्मिर खेल रही है। उसकी गहरी निगाहें उसे वहीं फिक्स कर देती हैं जब वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसके साथ रहने का वादा किया था। और उसकी शुरुआती एक्सेप्टेंस निश्चित रूप से एक मूव थी। सीन बदलता है और सिटी लाइट्स की जगह रात के आसमान में एक होटल का चमकता हुआ नजारा आ जाता है। वार्म लाइट वाले कमरे की हवा भारी हो जाती है। लकड़ी के फर्श पर कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। रेडिश ब्राउन बालों वाला एक आदमी एक महिला को डीप एम्ब्रेस में खींचता है। उसका टच बहुत अर्जेंट है जब वो उसे अपने करीब प्रेस करता है। बिस्तर के पास फर्श पर कपड़े पड़े हैं और गोतिया शांति से सो रहा है। हंजूजू की आंखें धीरे से खुलती हैं। वो सावधानी से उसका फोन उठाती है और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलती हैं। वो उसके फोटो एल्बम में जाती है और अपनी खुद की पिक्चर्स ढूंढती हैं। फिर कंफर्म करती है कि उसका कॉन्टैक्ट अभी भी सेफ है। उसके चेहरे पर एक बिटर स्मिर्क आती है जब उसे एहसास होता है कि उसने एक भी चीज डिलीट नहीं की है। फोन को एक तरफ फेंकते हुए वो अब करवट लेती है और एक स्टॉर्मी एक्सप्रेशन के साथ उसे नीचे देखती है। हवा अनकही टेंशन से भर जाती है। इंसु की उंगलियां धीरे से मिनसु के सोते हुए चेहरे को सहलाती हैं। जब वो उसके बगल में लेटी होती है तो उसके होठों पर एक ट्रायम्फेंट स्मिर्क होती है। उसे यकीन है कि वो जीत गई है। वो हनजूजू को दिमाग से निकाल देती है, ये मानते हुए कि जूजू अब कहीं भी कुछ नहीं कर सकती। तारों भरे आसमान के नीचे हनजूजू नर्वस होकर खड़ी है। गोतिया के अपार्टमेंट में पहुंचने की मेमोरी उसके दिमाग में छा जाती है। वो दरवाजा खोलता है और उसकी आवाज शांत है जब वो उसे इनवाइट करता है। वो अपना बैग कसकर पकड़ लेती है और उसकी कनपटी पर पसीने की एक बूंद उभर आती है। एक खतरनाक नए आरंभ की दहलीज पर हिचकिचाते हुए गोटे अपने शानदार पेंट हाउस में टहलता हुआ अंदर आता है, सहजता से अपनी जैकेट उतारते हुए। हान जूजू उसके पीछे अंदर आती है, उसके कदम पॉलिश की हुई फर्श पर झिझकते हुए। फिर वो बड़े सोफे के किनारे पर बैठ जाती है। उसके गालों पर हल्की लालिमा फैल जाती है जब वो उसे बार की ओर जाते हुए देखती है, यहां आने के अपने फैसले पर सवाल उठाते हुए। वो एम्बर रंग के तरल से भरे 2 गिलास डालता है, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान, नियंत्रण लेने की कोशिश करते हुए। वो फर्श पर बैठने के लिए आगे बढ़ती है, हाथ में नोटपैड लिए। वो उसकी बीमारी के बारे में पूछती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा। वो आगे बढ़ता है, सीधे उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उसका लंबा कद छाया डालता है और वो ऊपर देखती है। उसकी सांस अटक जाती है, उसकी तीव्र नजर में जैसे कैद हो गई हो। गोटे अपने ड्रिंक की चुस्की लेता है, उसकी नजर हान जुजू के नोटपैड पर टिकी रहती है। उसे यह दिलचस्प लगता है कि वो आंखों से संपर्क करने से बचती है, लेकिन लगन से नोट्स लेती रहती है। वो समझाती है कि ये उसकी आदत है, लेकिन वो बस उसके पास फर्श पर बैठ जाता है। उनके घुटने एक पल के लिए छू जाते हैं। वो झटके से पीछे हट जाती है। वो धीरे से माफी मांगता है, एक टोस्ट का सुझाव देते हुए। उनके ग्लास टकराते हैं। जुजू गहरी सांस लेती है और पूछती है कि उसके पास सच में कितना समय बचा है। वो थोड़ा और करीब झुकता है, उसके होंठों पर शरारती मुस्कान। वो चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो उसे नहीं बताएगा तो शायद वो घर चली जाएगी, ये कहते हुए कि उसे लगा था वो उसे पसंद करती है। हान जुजू के गाल गर्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी नजर दृढ़ रहती है। वो जोर देती है कि यह महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि वो इतनी दूर सिर्फ इसीलिए आई है, एक्सक्लूसिव स्टोरी की मांग करते हुए। वो स्वीकार करती है कि एक जूनियर एडिटर के रूप में यह मौका उसके लिए बहुत जरूरी है। गोटे सुनता है, उसका भाव पढ़ा नहीं जा सकता। वो हाथ उठाता है, उसकी उंगलियां धीरे से उसकी जबड़े की रेखा को छूती हैं। हवा में तनाव सा बढ़ जाता है जब वो आगे झुकता है, उनके बीच की छोटी सी दूरी को खत्म करते हुए। उनके होंठ मिलते हैं, एक नरम, जानबूझकर किया गया स्पर्श जो उसे सांसहीन कर देता है। वो थोड़ा पीछे हटता है, उसकी आंखें उसकी आंखों को खोजती हैं, पूछते हुए कि क्या यह स्वीकार्य है। तुम मेरा कैसे चुन सकती हो? उसका उद्देश्य स्पष्ट है, उसे बस एक कहानी चाहिए। गोटे पीछे झुकता है, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेलती है और वो उसकी शर्तों से सहमत हो जाता है। वो समझाता है कि उसके पास लगभग 1 साल है, जब तक परिणाम निश्चित नहीं हो जाते, और ये समस्या होगी अगर किसी और को पहले पता चल गया। फिर अचानक उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वो अपनी बाहें फैला देता है, चेहरे पर नकली उदासी के साथ
खुद को दयनीय कहते हुए उसे गले लगाने के लिए आमंत्रित करता है। उसके इस अप्रत्याशित रूप से भ्रमित होकर हान जुजू धीरे से उसका हाथ हटा देती है। गोटे होठों पर उंगली रखता है, अपनी शर्त रखते हुए। ले कम से कम 3 महीने तक रुकना चाहिए। जुजू उसके भरोसे पर सवाल करती है। सोचती है कि वो अपना राज उसके साथ जोखिम में क्यों डालेगा। वो बस उसे देखता है, इस विश्वास के साथ कि वो उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि उसके भीतर अपार दयालुता है। ये शब्द एक दर्द भरी नस को छू जाते हैं, पुराने घावों की याद दिलाते हुए। वो सोचती है कि वो उसके बारे में वास्तव में कितना कम जानता है। एक अचानक विद्रोही हरकत में वो पूरा ड्रिंक एक ही बार में पी जाती है, जलन से खांसते हुए। गोटे उसके करीब झुकता है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। वो कहता है कि इस बार सवाल वो पूछेगा। जाओ। फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो जाती है जब वो पूछता है कि क्या उसे अपना बदला मिल गया। वो उसके पूर्व मंगेतर और उसकी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त का जिक्र कर। जुजू की गर्दन तक गर्म लाली धीरे धीरे फैल जाती है। वो जोर देकर कहती है कि अच्छा जीना ही काफी बदला है। लेकिन उसकी अंदर की आवाज इसे वही कहती है जो ये है, हार मान लेना। अचानक वो अपना सिर उसके कंधे पर टिका देता है। यह अप्रत्याशित नजदीकी उसके भीतर एक झटका सा भर देती है। उसकी सांस सीने में अटक जाती है जब वो उसकी ओर ऊपर देखती है। वो धीमे से कहता है कि वो हर चीज सहती हुई लगती है। धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए वो कहता है कि उसने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो इतना सहता हो और सच में खुश भी हो। उसके शब्द दिल पर चोट करते हैं। जुजू झटके से अपना हाथ खींच लेती है और खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांपती है जब वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों व्यवहार करता है जैसे सब कुछ जानता हो। वो वहीं बैठा रहता है, शांत स्वर में समझाते हुए कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है, जहां साधारण लोग बस चोट खाते हैं और समय के गुजरने का इंतजार करते हैं। उसकी बात उसके संयम को तोड़ देती है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं और वो उससे रुकने की विनती करती है। वो उठता है और पास आता है। उसकी उंगलियां धीरे से उसके गाल से एक आंसू पोंछती हैं। उसकी आंखों में देखते हुए वो बुदबुदाता है कि अब वो ज्यादा इंसान जैसी लग रही है। गोटाई टिप्पणी करता है कि जब तक वो रोई नहीं थी, उसका चेहरा पासपोर्ट फोटो की तरह सख्त था। ये शब्द हान जुजू को गहराई से छू जाते हैं और उसके चेहरे पर गहरी लाली फैल जाती है। शर्मिंदा होकर वो अपना पर्स उठाती है और मुड़ जाती है, माफी मांगते हुए। वो कहती है कि वो उनकी बातचीत पर भरोसा नहीं कर सकती और चाहती है कि वो यहां आने को भूल जाए। अपनी ही मूर्खता को दोष देते हुए बिना जवाब का इंतजार किए वो बाहर निकल जाती है। रात के आसमान के नीचे इमारत से दूर जाते हुए अचानक एक तेज चकाचौंध कर देने वाली कैमरा फ्लैश उसे रोशन कर देती है। जुजू रुक जाती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल, ये घोषणा करते हुए कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वो तय करती है कि इस पूरी मुलाकात को भूल जाएगी। वो मुड़कर ठंडी रात की हवा में आगे बढ़ती है। अचानक एक तेज आवाज सन्नाटे को चीरते हुए उसे रुकने के लिए कहती है। एक तेज हरकत में गोटे उसके पास पहुंच जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमा देता है। वो उसे एक अचानक बेचैन आलिंगन में खींच लेता है, उसे कसकर पकड़ते हुए। अप्रत्याशित गर्माहट उसके भीतर फैल जाती है। उस तनावपूर्ण पल में दुनिया जैसे थम जाती है। गोटे उसे पकड़े रहता है, उसकी गर्माहट, ठंडी रात में एक चौंकाने वाली उपस्थिति। वो उसकी ओर ऊपर देखती है, सांसहीन। वो झुकता है। उसकी आवाज धीमी है जब वो जोर देकर कहता है कि उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई। जुजू विरोध करती है कि वो और गलतियां नहीं कर सकती, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत रहती है। वो उसके बोझ अपने ऊपर लेने की पेशकश करता है, उससे कहता है कि एक चुन ले, वो उसे खत्म कर देगा। सच्चा बदला, वो बुदबुदाता है, बस उन्हें पछताने पर मजबूर करना है। उसकी जैकेट कंधे से फिसल जाती है जब वो स्वीकार करता है कि वो उसे पसंद करता है। ये स्वीकारोक्ति हवा में लटकी रहती है। हान जुजू और गोटे के बीच एक मौन वादा। उनका आलिंगन जैसे ब्रह्मांड का केंद्र बन जाता है, ठंडी रात के खिलाफ गर्माहट का एक बुलबुला। लेकिन वे अकेले नहीं हैं।
सायों में से एक कैमरा लेंस जूम करता है, उसका फोकस तेज और सटीक। एक चमकदार फ्लैश एक पल के लिए उन्हें रोशन करता है, शटर की क्लिक के साथ, उनके उस नाजुक पल को हमेशा के लिए कैद करते हुए। उनकी निजी दुनिया अब एक सार्वजनिक रहस्य बन चुकी है। अगली सुबह ऑफिस बिल्डिंग में जिंदगी हमेशा की तरह चलती रहती है। हान जुजू ऑफिस कैफे में अपने लैपटॉप पर ध्यान लगाए बैठी है। कीबोर्ड की हल्की क्लिकें, उसके आसपास फुसफुसाहटों के खिलाफ एक नाजुक ढाल। पास खड़े सहकर्मी उत्साह से उसकी सोशल मीडिया प्रसिद्धि का जश्न मनाते हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, उनकी धीमी आवाजें जुजू की उलझी हुई वापसी पर गॉसिप में बदल जाती हैं। अचानक ओसू उसकी मेज के ऊपर खड़ी होती है, चेहरे पर चिपकी हुई खुश मिजाज मुस्कान, एक ठंडा ड्रिंक रखते हुए। वो मीठे स्वर में जुजू से पूछती है कि वो कल कहाँ थी। जुजू उसकी नजरों से बचती है। फोटोशूट की याद उसके दिमाग में चमकती है। वो सपाट आवाज में जवाब देती है कि उसका शूट था। बोंसू अपनी मीठी पूछताछ जारी रखती है, इंटरव्यू के बारे में टटोलते हुए। जुजू, चेहरा हल्का लाल, एक चमकदार मुस्कान के साथ सवालों को ठंडे ढंग से टाल देती है। उनसर दावा करती है कि उसकी ब्यूटी टीम का भी एक ब्रांड टाई अप था और वो बस कॉन्सेप्ट्स के टकराव से बचना चाहती थी। मेज के ऊपर झुकते हुए वो याद दिलाती है कि पूर्व सहपाठी होने के नाते उलझना ठीक नहीं होगा। सुझाव देती है कि भविष्य में वे अपने शेड्यूल साझा करें। जुजू समझाती है कि उसे इस प्रोजेक्ट में अचानक डाल दिया गया था। उनसर नकली हैरानी में मुंह ढककर हाफती है। जल्द ही सू आगे झुकती है, उसकी आवाज झूठी सहानुभूति से भरी हुई, पूछते हुए कि क्या जुजू बस आखिरी मिनट की जगह बढ़ने वाली थी। जुजू की उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर जाती हैं, उसके चेहरे पर झुंझलाहट की हल्की झलक आती है। वो इस नाटक को ठंडे सवाल से काट देती है, पूछते हुए कि क्या उनसों की बात खत्म हो गई। बिना विचलित हुए उनसर उसके सामने बैठ जाती है, होंठों पर चालाक मुस्कान। वो पूछती है कि क्या जुजू उसके मंगेतर से मिली। सवाल हवा में भारी होकर लटक जाता है। जुजू के मन में एक याद चमकती है, उसके पूर्व मंगेतर की आवाज, उसे एक शादी में आने के लिए कहते हुए। उनके बीच सन्नाटा फैल जाता है जब सू बताती है कि मंगेतर ने उसे सब कुछ बता दिया, ये दावा करते हुए कि वो बस जुजू के लिए चिंतित था। एक याद चमकती है, वो थका हुआ दिख रहा है, युनसू से इस बारे में बात बंद करने की विनती करते हुए। जुजू हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसे ये चिंता जताने का एक रचनात्मक तरीका लगता है। युनसू आगे बोलती रहती है, उसकी आवाज नरम हो जाती है जब वो उनकी 10 साल पुरानी दोस्ती को याद करती है। एक ऐसा समय जब उनके बीच कोई राज नहीं था। स्कूल के दिनों की उनकी खुश तस्वीर जुजू की यादों में उभरती है। आगे झुककर वो बड़ी विनती भरी आंखों से जुजू को देखती है और मानती है कि उसे सच में उसके जैसी दोस्त खोने का अफसोस है। विश्वासघात के बावजूद हां जुजू का एक दर्द भरा हिस्सा उसकी बात पर विश्वास करना चाहता है। वो अपने जबड़े भींच लेती है, उस भावना को दबाते हुए कहती है कि अब वे एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। जल्द ही सू चोटिल होने का दिखावा करती है, लेकिन तुरंत ही एक चालाक मुस्कान उसकी जगह ले लेती है जब वो अपनी आइस्ड कॉफी की चुस्की लेती है। वो जुजू को सावधान रहने की सलाह देती है, उसका लहजा ठंडा हो जाता है। वो चेतावनी देती है कि मैगजीन की दुनिया छोटी है और अफवाहें पल भर में फैल जाती हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो अंतिम परोक्ष धमकी देती है, जो भी दोस्त के साथी के साथ उलझता है उसका अंत हमेशा बर्बादी में होता है। उनसर के होंठों से ठंडी चेतावनी फिसलती है। वो हां जुजू से कहती है कि उसके मंगेतर से दूर रहे। अपनी सीट से उठते हुए जुजू पूछती है कि उसे ऐसी मांग करने का क्या अधिकार है। हुनसू बस तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ हंस देती है। एक पल में जुजू की आइस्ड कॉफी हवा में उड़ती है और जाकर सू पर गिरती है। एक झटका सा माहौल में फैलता है, लेकिन आश्चर्य जल्दी ही खत्म हो जाता है। उनसर की मुस्कान पहले से भी तेज लौट आती है। वो जुजू की ब्लाउज पकड़ लेती है, उसकी आवाज जहर से भरी हुई, जब वो अपने नए दर्जे मंगेतर होने का ऐलान करती है, जैसे घाव पर नमक छिड़क रही हो। जल्द ही सू मीठी मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ जुजू आज ऑफिस से जल्दी न जाए। वो और भी चोट पहुंचाती है, उसे शादी में आने का निमंत्रण देती है और क्रूरता से साथ में तस्वीर लेने की बात करती है। विजयी नजर डालते हुए वो मुड़ती है और चली जाती है, जुजू को स्तब्ध खामोशी में जमे हुए छोड़कर। दूसरी ओर
एक काली वैन शहर की सड़कों पर सरकती हुई आगे बढ़ रही है। अंदर गोटिए अपनी सीट पर टिक कर बैठा है, उसकी नजर अपने फोन पर टिकी हुई। वो जुजू की सोशल मीडिया प्रोफाइल स्क्रॉल करता है। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न दिखने वाली सोच भरी मुस्कान उभरती है जब उसकी उंगली फॉलो पर दबती है। उसके सहकर्मी की आवाज हवा को चीरती है। उसका उत्साह छिपाए नहीं, वो गोटे के फोटोशूट की तारीफ करता है। उनके सामने फैली तस्वीरें ही उसका सबूत हैं। हर एक तस्वीर चुंबकीय है। एक पल वो गंभीर और सोच में डूबा हुआ दिखता है, और अगले ही पल सहज रूप से आकर्षक। उसका सहकर्मी तस्वीरों पर हैरान होता है, जबकि हान जुजू उसकी शक्तिशाली निगाहों के उस संग्रह को देखती रह जाती है। उसके मन में एक शांत विचार आकार लेता है, उसका चेहरा ही असली कंटेंट है। सहकर्मी तस्वीरों से बेहद खुश है, लेकिन जुजू खुद को काम पर केंद्रित कैसे रखे। वो खराब रोशनी वाली तस्वीरों को खारिज कर देती है। वो अपनी पिन एक तस्वीर की ओर बढ़ाती है जहां गोटे की नजर बेदाग तरीके से कैद हुई है। जैसे ही पिन तस्वीर पर हल्के से टकराती है, वो ठिठक जाती है। एक याद उसे पीछे खींच लेती है। उसकी आवाज उसके मन में गूंजती है, पूछते हुए कि क्या उसका सब सह लेना सिर्फ बेबस आत्मसमर्पण है। उस याद में वो उसे अपने करीब खींचता है। उसका हाथ उसके हाथ को ढक लेता है जब वो उसके बोझ गिनाता है। वो उसे एक चुनने को कहता है, वादा करते हुए कि वो उसे खत्म कर देगा। गोटे की तीव्र फुसफुसाहट की याद उसके गालों को गर्म कर देती है। हान जुजू झटके से अपना नोटपैड बंद कर देती है, उस एहसास को दूर धकेलने की कोशिश में। वो रात अछूती थी, एक क्षणिक सपना। वो ऑफिस में आगे बढ़ती है, लेकिन हवा धीमी फुसफुसाहटों से भारी है। सहकर्मी चोरी छिपे उसकी ओर देखते हैं। उसकी टीम लीडर उसके काम की अपडेट को नजरअंदाज कर देती है और उसकी ओर एक फोन घुमा देती है। स्क्रीन पर एक चौंकाने वाली हेडलाइन है, गोटे एक महिला को करीब से थामे हुए। उसका बॉस तीखी, आरोप लगाने वाली आवाज में पूछता है, क्या यह तुम हो? फोन की स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर सबूत की तरह है। गोटे का भाव अंतरंग है जब वो उसका हाथ पकड़े हुए है। जुजू का दिल जैसे थम जाता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आता है और ऑफिस में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। वो तो बस एक सामान्य दिन चाहती थी। उसकी दुनिया अराजकता में धुंधली हो जाती है जब वो फोटोशूट की साफ सुथरी तस्वीर को कसकर पकड़ती है। मन ही मन प्रार्थना करती है कि ये सब झूठ हो। लेकिन उसे पहले ही मीटिंग के लिए बुलाया जा चुका है। उसकी वरिष्ठ अधिकारी फाइल से नजर उठाती है। उसकी आवाज ठंडी और पेशेवर है। 3:30 बजे सुबह गोटे के निवास पर मौजूद व्यक्ति की पहचान करते हुए। टीम लीडर की आवाज हवा को चीरती है, पुष्टि की मांग करते हुए। वो समझाती है कि अफवाहें पहले ही फैल रही हैं। एक एडिटर को उसके घर से निकलते हुए यूट्यूब पर देखा गया है। जुजू कोशिश करती है समझाने की कि वो पोस्ट शूट इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन उसके बॉस की तेज नजर के सामने उसकी सफाई कमजोर पड़ जाती है। सवाल हवा में लटक जाता है, वो वहां क्यों गई थी? जुजू का मन फिर गोटे की यादों से भर जाता है। उसका चेहरा उसके इतने करीब, उनके बीच की गर्माहट जब उसने अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में फुसफुसाया था। साफ सुथरे निर्जीव ऑफिस में वापस वो बस माफी मांग पाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसे उसकी ओर क्या खींच ले गया था। हान जुजू चुपचाप खड़ी रहती है जब उसका बॉस तस्वीरें मेज पर फैला देता है। उसकी आवाज सख्त है। वो कहती है कि जुजू की मंशा चाहे जो भी रही हो, नतीजा यही है। गॉसिप विज्ञापन समर्थित फोटोशूट को पटरी से उतारने की धमकी दे रही है। पूरा सहयोग खतरे में है। हान जुजू का सिर झुक जाता है। शर्म की गर्म लाली उसके गालों तक फैल जाती है जब वो सारी जिम्मेदारी ले लेती है। उसकी वरिष्ठ अधिकारी का चेहरा निराशा से कठोर हो जाता है। वो कहती है कि जुजू ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। तभी टीम लीडर घोषित करता है कि कवर और विज्ञापन अब जोखिम में है। तभी एक जूनियर सहकर्मी हांफता हुआ अंदर घुसता है, चेहरा उत्साह से लाल। वो घोषणा करता है कि बाहर अफरा तफरी मची है, अपने फोन को ऊपर उठाए हुए। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट चमकता है। गोटिए की कथित डेट की तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं। सहकर्मी उत्साह से बताता है कि शूट के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। जुजू अविश्वास में स्क्रीन को घूरती रह जाती है। उसके गाल जलने लगते हैं। उसका बॉस झुंझलाकर बीच में टोकता है, पूछता है कि व्यू काउंट से क्या फर्क पड़ता है। जूनियर हकलाते हुए जुजू की इसमें भागीदारी की ओर इशारा करता है। वो उत्साहित होकर बताता है कि जनता की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक है। वो अपना फोन उठाकर दिखाता है। स्क्रीन रोमांटिक कॉन्सेप्ट की तारीफ करते कमेंट से भरी हुई है। ब्रांड की पीआर टीम पहले ही सक्रिय हो चुकी है।
ट्रैफिक रिपोर्ट्स की मांग कर रही है। जुजू स्तब्ध खड़ी है, उसके गालों पर गर्म लाली फैली हुई। सहकर्मी जोड़ता है कि मार्केटिंग टीम ने संकेत दिया है कि इसे वायरल कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गोटिए की एक तस्वीर, होंठों पर जानकार मुस्कान, उसके मन में चमकती है। ये शुरू से ही उसकी चाल थी। टीम लीडर आह भरता है, स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नज़र जुजू पर टिक जाती है। वो उसे चेतावनी देता है कि इस अचानक मिले ध्यान पर गर्व न करे, इसे सिर्फ किस्मत बताकर खारिज करता है। जुजू सिर झुका लेती है, धीमे से माफी मांगती है। शर्म की लहर उस पर छा जाती है। वो वॉशरूम में चली जाती है। ठंडा पानी चेहरे पर छिड़कती है, लेकिन उसका धड़कता दिल शांत नहीं होता। आंसू गिरते हैं, उसके विचार बेकाबू घूमते रहते हैं। काउंटर को कसकर पकड़ते हुए वो सोचती है, क्या ये प्रोजेक्ट का अंत है? वो पूरी तरह उस अराजक स्थिति में खो जाती है जो गोटिए ने बना दी। उसका फोन लगातार कंपन करता है। अचानक आए नोटिफिकेशंस की बाढ़ से उलझन में जुजू अपना सोशल मीडिया ऐप खोलती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। नए फॉलोअर्स की अंतहीन धारा उसकी स्क्रीन पर उमड़ रही है। वो चौंक जाती है, दिल तेजी से धड़कता है, और वो इस अफरा तफरी में स्क्रॉल करती जाती है। फिर उसकी नज़र एक अहम नोटिफिकेशन पर ठहर जाती है। गोटिए अब उसे फॉलो कर रहा है। वो उसकी प्रोफाइल को घूरती है। डर और अवसर दोनों का मिश्रण उस पर छा जाता है। किस्मत और बदकिस्मती अक्सर एक जैसी परछाइयां डालते हैं। उधर एक स्टाफ सदस्य गोटिए को फोन देते हुए सावधान करता है कि वो जनता की प्रतिक्रिया न देखे, लेकिन उसका मन कहीं और है। वो जल्दी से एक सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलता है, पर उसका भाव बदल जाता है। अकाउंट अब पूरी तरह प्राइवेट है। सभी पोस्ट और फॉलोअर्स गायब। उसे झटका लगता है। जुजू ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। वो अपने साथी की ओर मुड़ता है, सच्ची चिंता के साथ पूछता है, क्या उसके फॉलो करते ही उसका अकाउंट डिलीट करना इस बात का संकेत है कि वो उसे नापसंद करती है? उसकी आवाज धीमी हो जाती है जब वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका साथी जानना चाहता है कि उसने किसे फॉलो किया। जब वो नाम बताता है, तो वो महिला घबराकर चिल्ला उठती है। कहती है कि वो पहले से उलझी हुई स्थिति को और बिगाड़ रहा है। और यहीं तक एपिसोड एंड हो जाते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल बेपरवाह होकर वो इसे मुफ्त का वायरल मार्केटिंग बता देता है। वो उस पर दबाव डालती है, पूछती है कि वो अचानक हंगामा क्यों खड़ा कर रहा है और वो किसी औरत को अपने घर क्यों लाया। गोटे कोई जवाब नहीं देता। उसका मन हान जुजू की याद में भटक जाता है। उसे याद करते ही हवा जैसे गर्म हो जाती है। उनके चेहरे एक दूसरे से बस कुछ इंच की दूरी पर। उसकी नजर तीव्र है, सीधे उसकी आंखों में जमी हुई। उनके बीच उस भरे हुए सन्नाटे में एक खामोश सवाल लटका रहता है। जुजू का चेहरा इतना पास, यही सोच उसके मन को भर देती है। उसे आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा याद आती है, एक एहसास जिसे उसने दबा दिया था। वर्तमान में लौटते हुए उसकी साथी फिर सवालों की बौछार कर देती है। उसकी आवाज घबराई हुई, लगातार बोलती हुई। वो पूछती है कि क्या वे सच में डेट कर रहे हैं। तसल्ली के लिए बेताब, गोटे कुर्सी पर पीछे झुकता है, बाहें मोड़कर ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अभी नहीं। वो महिला जम जाती है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है जब वो शांत विश्वास के साथ कहता है कि वो कबूल करने का इरादा रखता है। महिला का जबड़ा खुला रह जाता है, चेहरे पर अविश्वास की लालिमा। उसके झटके से बेपरवाह गोटे आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आराम से टिक जाता है, आंखों में गर्म तीव्रता। वो मान लेता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। कुछ देर बाद जुजू भीड़ भाड़ वाले ऑफिस से होकर गुजरती है। उसके अपने गाल चिंता से जल रहे होते हैं। हर नजर उसे महसूस होती है। दिल जोर जोर से धड़कता है। वो इस ध्यान के बारे में सोचती है, फिर बैग की पट्टी कसकर पकड़ते हुए खुद को समझाती है, सब ठीक है। वो इतनी अहम नहीं है, और वैसे भी कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। एक सहकर्मी लिफ्ट का दरवाजा पकड़कर रखता है और हान जुजू अंदर फिसल जाती है। दिल पहले से ही तेज धड़क रहा है। बाहर निकलते हुए वो टिप्पणी करता है कि वो बहुत खराब लग रही है, और वे सहकर्मियों के एक समूह में शामिल हो जाते हैं। हवा में घुसफुसाती गॉसिप की चिंगारी दौड़ जाती है। गलियारे में फुसफुसाहटें भर जाती हैं। लोग कयास लगाते हैं कि गोटे की रहस्यमयी महिला कोई आइडल है या कोई रुकी अभिनेत्री। हर अनुमान के साथ जुजू के गालों में गर्मी की लहर दौड़ जाती है। फिर आखिरी वार पड़ता है। कोई अफवाह का जिक्र करता है कि वो महिला उनकी ही कंपनी से है। जुजू ठिठक जाती है। अचानक छा गई खामोशी में वे शब्द गूंजते रहते हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं।
हान जुजू का दिल पसलियों से टकराने लगता है। वो सीधे तूफान के बीच कदम रखती है। सहकर्मी तुरंत उसे घेर लेते हैं। उत्साहित आवाजें, सवालों का तूफान। वे पूछते हैं कि क्या ये सच है, क्या वो सच में उसके साथ डेट कर रही है। उनकी बेचैन जिज्ञासा से हवा तड़तड़ाने लगती है। गर्मी की लहर उसे जकड़ लेती है। वो निश्शब्द खड़ी रह जाती है। वो अपने डेस्क की ओर खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन एक सहकर्मी उसके पीछे पीछे आ जाता है। उसकी आवाज धीमी है। वो बाकी सहकर्मियों पर तंज कसता है, सोचते हुए कि वे कब उसे अदृश्य मानना बंद करेंगे। वो सलाह देता है कि वो सवालों का जवाब न दे। वे बस नई गॉसिप के भूखे हैं। जुजो की घबराई हुई हंसी निकल जाती है। वो कहती है कि सब ठीक है। तभी एक और कर्मचारी बीच में टोक देता है। बुलावा छोटा और सख्त है। पीआर टीम उसे मीटिंग रूम में चाहती है। उसका दोस्त बीच में पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जुजू जबरन मुस्कान ओढ़कर उसे आश्वस्त करती है कि वो ठीक है। हान जुजू मीटिंग रूम का दरवाजा खोलती है। चेहरा लाल है। वो अपनी मौजूदगी बताती है। उसकी सांस अटक जाती है। वहां पीआर टीम नहीं, बल्कि गोटे अकेला बैठा है। वो एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची से खेलता हुआ ऊपर देखता है। होठों पर जानकार मुस्कान। एक अचानक गर्माहट उसके सीने में फैल जाती है जब शांत कमरे में उनकी नजरें मिलती हैं। उधर कहीं और उसका पूर्व मंगेतर रेलिंग से टिककर खड़ा है, लापरवाही से सिगरेट होठों तक ले जाता हुआ। वो किसी अनदेखे व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछता है कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वो शादी से जुड़े सवालों को टाल देता है, कहता है कि सब कोई और संभाल रहा है। वो आह भरता है कि बजट से ज्यादा खर्च हो गया है। उसके मन में एक याद चमकती है, वो और सू, शादी की योजनाओं पर चमकती आंखों के साथ। पैसे की बर्बादी पर मन ही मन खौलते हुए उसके सहकर्मी उसकी उदासी पर ध्यान देते हैं और उसके वेडिंग ब्लूज पर सवाल उठाते हैं। एक सहकर्मी पूछता है कि जब वो अपनी एक्स की दोस्त से शादी कर रहा है तो वो ऐसा उदास क्यों है। बातचीत का रुख बदल जाता है। कोई और सोचता है कि आखिर जुजू कैसी होगी, लेकिन तीसरा आदमी सपाट चेहरे से पूछता है, जुजू कौन? नाम हवा में अटपटा सा लटक जाता है। एक सहकर्मी समझाता है, जुजू उसकी एक्स है, वही जो उसके लिए घर का बना लंच लाती थी। बेपरवाही से मंगेतर सिगरेट बुझाते हुए बुदबुदाता है कि वो शायद ठीक ही होगी। अचानक एक और सहकर्मी फोन उठाकर एक फोटो दिखाता है। पूछता है, क्या ये जुजू जैसी नहीं लगती? समूह हंस पड़ता है, इस विचार का मजाक उड़ाते हुए कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ हो सकती है। मंगेतर का सिर झटके से घूमता है। वो फोन छीन लेता है और स्क्रीन को घूरने लगता है। हेडलाइन चिल्ला रही है, डेटिंग विवाद। तस्वीर में गोटिये और जुजू साथ दिख रहे हैं। उसके होठों पर बिना हंसी वाली मुस्कान उभरती है और वो हवा में एक सवाल फुसफुसाता है। ऑफिस का दरवाजा सरक कर खुलता है और हान जुजू अंदर आती है। कहती है कि उसने सुना कोई उसे ढूंढ रहा था। वो अचानक रुक जाती है। आंखें सदमे से फैल जाती हैं। उसके कनपटी से पसीने की एक बूंद नीचे फिसलती है। उसके सामने बैठा है मिनसुक, उसका पूर्व मंगेतर। वो ऊपर देखता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान, उंगलियां एक छोटी मुड़ी हुई कागज की पर्ची से खेलती हुई। हवा अनकही यादों से तड़तड़ाने लगती है। वो पूछता है, कैसी हो? जुजू संभलते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसकी नजरें उसकी आंखों से टकराती हैं, बिना डिगे। वो कहता है कि उसकी एक मीटिंग है। हान जुजू खुद को संभालने की कोशिश करती है। बताती है कि गेस्ट रूम दूसरी मंजिल पर है, लेकिन उसकी शांत स्थिर आवाज उसके बचाव को काट देती है। वो कहता है, वो उससे मिलने आया है। वो मुड़कर जाने लगती है, कहती है कि उसे इसकी सूचना नहीं थी। तभी उसका फोन कंपन करता है। वो ठिठक जाती है। उसके बॉस का संदेश है, उसे उसी कमरे में रुकना है। मिनसुक के होठों पर जानकार मुस्कान खेलती है। हार मानकर जुजू उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जबकि उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा है। वो कप में चम्मच घुमाता है। वो उसे देखता है और कहता है, अगर वो कॉफी दे रही है तो वो उससे ऊब चुका है। फिर हल्के अंदाज में ऑफिस का टूर मांगता है। जुजू उसे सख्ती से मना कर देती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है जब वो थोड़ा और करीब झुकता है। चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान, उसकी अनदेखी से बेपरवाह। वो तनाव में हाथ बालों में फेरती है, पूछती है कि वो अकेले क्यों आया, और उसे अफवाहों के खतरे के बारे में चेतावनी देती है। उसका भाव बदल जाता है। उसकी नजरें उसकी आंखों में टिक जाती हैं। वो शांत स्वर में कहता है कि उसने ही तो उसके कॉल्स को नजरअंदाज किया। चूंकि वो रुचि रखता है, इसलिए पहला कदम उसने उठाया। हवा भारी हो जाती है, अनकहे दबाव से भरी हुई। तभी जुजू सीधे मुद्दे पर आती है, आवाज कसी हुई। वो पूछती है कि उसने उसका अकाउंट क्यों फॉलो किया। वो समझाती है कि इससे अटकलों का विस्फोट हुआ है। एक पीआर दुस्वप्न पैदा हो गया है। गोटिये पीछे झुकता है, चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। वो पूछता है, क्यों नहीं कर सकता था?
उसका कारण हवा में लटका रहता है, क्योंकि इससे उसे चोट पहुंच सकती थी। जुजू बिना प्रभावित हुए बताती है कि फोटोशूट लगभग रद्द हो गया था। वो कहती है कि वो नुकसान को संभालने में मदद करेगी। उसका आत्मविश्वासी चेहरा ढह जाता है। वो नीचे देखता है, उंगलियां बेचैनी से हिलती हैं। वो स्वीकार करता है कि उसे परिणामों का अंदाजा नहीं था। खुद को मूर्ख कहता है। गोटिए की आवाज नरम हो जाती है जब वो थोड़ा झुकता है। उसके गालों पर हल्की लाली है। वो पूछता है, क्या उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसके लिए चिंतित थी? हान जुजू चौंक कर उसे देखती रह जाती है। उसके मन में जो घमंडी सेलिब्रिटी की छवि थी, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। उसके होठों से राहत भरी हल्की हंसी निकलती है। वो मानता है कि उसे लगा था वो उससे नाराज है। जुजू सोचती है, वो तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसका पूरा दिन उसकी वजह से अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी वो सोचती है, क्या उसे सच में गुस्सा होना चाहिए? उसकी कुर्सी थोड़ा और पास खिसकती है। वो धीमे से स्वीकार करता है, वो भी सच में चिंतित था। गोटे आगे झुकता है, मानते हुए कि ये अचानक मिली प्रसिद्धि उसे किसी शोर भरे सपने जैसी लग रही है। उसकी नजर हान जुजू पर टिकी रहती है जब वो समझाता है कि अब हर कोई उसके बारे में जिज्ञासु है। उसका हाथ धीरे से उसके हाथ को ढक लेता है। ये अप्रत्याशित स्पर्श उसके भीतर गर्माहट की एक लहर दौड़ा देता है। वो पूछता है, वो क्या करना चाहती है? वो एक सरल पीआर समाधान सामने रखता है। इनकार कर देना, ये कह देना कि वे सिर्फ सहकर्मी हैं। लेकिन फिर उसका लहजा बदल जाता है। वो उसकी इस चिंता को खारिज कर देता है कि इससे उसकी छवि पर असर पड़ेगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो उसे उसके सबसे बुरे रूप में पहले ही देख चुकी है, और शायद ये सब उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। गोटे हान जुजू का हाथ उठाता है। उसके होंठ हल्के से उसकी उंगलियों के जोड़ को छूते हैं। वो बताता है कि उसकी एजेंसी ने उसे पूरी आजादी दी है। फैसला पूरी तरह उसी पर छोड़ दिया है। वो फिर पूछता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उसकी नजर गहरी और तीव्र है। वो चेतावनी देता है कि उनका अगला कदम डेटिंग अफवाहों की पुष्टि जैसा माना जा सकता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है कि वो अच्छी तरह सुनता है। तभी उस तनावपूर्ण पल को एक तेज कंपन तोड़ देता है। डेस्क पर रखा फोन जोर से बज उठता है। हान जुजू चौंक जाती है। गोटे स्क्रीन पर नजर डालता है और शांत स्वर में कहता है कि उसे कॉल उठानी चाहिए। लगता है जरूरी है। हान जुजू फोन कान से लगाती है। दूसरी ओर उसका पूर्व मंगेतर है। उसकी आवाज बनावटी चिंता से भरी है। वो उसे चेतावनी देता है कि किसी सेलिब्रिटी के साथ उलझे नहीं। वो कहता है कि ऐसे लोग बस उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे उसके अपमानजनक शब्द बहते जाते हैं, गोटे का चेहरा सख्त हो जाता है। एक तेज हरकत में वो उसके हाथ से फोन ले लेता है और खड़ा हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे, हान जुजू आगे बढ़ती है। उसका हाथ उठता है और उसकी हथेली उसके मुंह पर टिक जाती है, उसे चुप कराने के लिए। दुनिया जैसे थम जाती है। उनके चेहरे कुछ इंच की दूरी पर है, आंखें चौड़ी, अचानक आई इस सांस रोक देने वाली नजदीकी में। एक निर्णायक स्पर्श के साथ हान जुजू कॉल काट देती है। दूसरी ओर उसका पूर्व मंगेतर उलझन में कुछ कहता रह जाता है। भारी खामोशी छा जाती है। कमरे में बस उनके तेज धड़कते दिलों की आवाज गूंजती है। कोटे धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। उसका स्पर्श फिर से गर्माहट भर देता है। जब वो उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर एक कदम और करीब आता है, दोनों के चेहरों पर गहरी लाली फैल जाती है। जुजू सोचती है, वो हमेशा उन्हीं चीजों की चाह रखती रही है जो कभी उसकी पहुंच में नहीं थी। टाय की नजर नरम पड़ जाती है। वो धीमे से कहता है, इंसान उसी चीज के लिए तरसता है जो उसके पास नहीं होती। हान जुजू हल्की फुसफुसाहट में सहमति जताती है और पूछती है, उसे क्या करना चाहिए? गोटे के चेहरे पर एक धीमी समझदार मुस्कान फैल जाती है। वो सुझाव देता है कि अफवाहों के बजाय उन्हें कुछ सच बनाना चाहिए। वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। उनके बीच की हवा जैसे बिजली से भर जाती है। वो पास झुककर बुदबुदाता है, उसे उससे कोई लगाव विकसित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी नहीं करेगा। जैसे ही उनका रिश्ता और गहराने वाला होता है, दरवाजे की तरफ से जोरदार आवाज गूंजती है। दोनों चौंक जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं। कोई देख रहा था। कोटे फिर से धीरे से कहता है, उसे उससे प्यार करने की जरूरत नहीं, वो भी नहीं करेगा। फिर वो उनके बीच की आखिरी दूरी भी मिटा देता है। उसका स्पर्श नरम है और माहौल अचानक गर्म हो उठता है। उनके दिलों की धड़कन शांत कमरे में साफ सुनाई देती है। और तभी ऑफिस का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। जुजू के 3 सहकर्मी दरवाजे पर जमे खड़े हैं। उनके मुंह खुले रह जाते हैं, आंखें हैरानी से फैली हुई। गोटे जुजू को और करीब खींच लेता है। उसका अंदाज थोड़ा अधिकारपूर्ण है। वो शांत स्वर में पूछता है, क्या यह साफ नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं? एक सहकर्मी घबराहट में हंसता है और सफाई देने की कोशिश करता है। शायद ये काम के लिए है, भावनाएं समझने का तरीका।
जुजू का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो जल्दी से सहमति में सिर हिलाती है, आवाज हल्की कांपती है। वो बस थोड़ी मदद कर रही थी। माहौल को हल्का करने के लिए एक सहकर्मी बताता है कि एक महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं, आर आर एंटरटेनमेंट के सीईओ खुद। जुजू थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन आगे बढ़कर खुद को एक एडिटर के रूप में परिचित कराती है। सीईओ, चश्मा लगाए, गहरी नजर और हल्की मुस्कान वाला व्यक्ति, उसका हाथ थामता है। वो उसे नाम से संबोधित करता है और उसके मास्क की तारीफ करता है। जुजू समझ नहीं पाती। फिर वो बताता है कि उसका नाम परिचित है, वो उसका कॉलम पढ़ते रहे। जुजू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। क्या उन्होंने सच में उसका काम पढ़ा है? सीईओ खुलासा करते हैं कि उसी ने खास तौर पर हान जुजू को इस कॉलम के लिए चुना था। गोटे के हाथ उसके कंधों पर कस जाते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। सीईओ पूछते हैं, वो उनके स्टार आर्टिस्ट को कैसे दिखाने वाली है? ताय उसके पीछे खड़ा है, उसकी मौजूदगी जैसे गर्माहट की लहर। जुजू हिचकिचाते हुए कहती है, वो उसे वंडरलैंड के शरारती चशायर कैट की तरह पेश करना चाहती है। सीईओ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, ये बिल्कुल फिट बैठता है। फिर उनका लहजा गंभीर हो जाता है। वो बताते हैं कि कंपनी की जांच में हान जुजू और गोटे के बीच कुछ भी अनुचित साबित नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत की स्थिति बेहद असहज थी। जुजू के चेहरे पर गर्मी दौड़ जाती है जब वो स्वीकार करते हैं कि वे नुकसान की भरपाई मांगने पर भी विचार कर रहे थे। तभी गोटे के होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। वो बीच में बोल पड़ता है, सीईओ सबको डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जुजू का दिल फिर जोर से धड़कता है। सीईओ बस मुस्कुरा देते हैं और मान लेते हैं कि एक दिन बाद उनका नजरिया बदल गया। ऑफिस मीटिंग में उन्होंने देखा, गोटे के नाम से जुड़े नकारात्मक कीवर्ड अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कमरे में तनाव अभी भी है, लेकिन अब उसके साथ एक नई उम्मीद भी जुड़ गई है। और यही तक एपिसोड एंड। एक स्टाफ सदस्य इसकी पुष्टि करता है, ये जोड़ते हुए कि आगामी शूट के लिए जुड़ाव पहले से कहीं अधिक है। गोटिया सुनता है, उसका चेहरा विचारमग्न। उसकी टीम इस अप्रत्याशित परिणाम पर आश्चर्यचकित हो जाती है। वे नोट करते हैं कि जबकि किसी महिला के साथ सेलिब्रिटी सीन आमतौर पर घोटाला होता है, ताय के निजी जीवन का एक छोटा सा हिस्सा उजागर करने से वो ताजा और अधिक सुलभ लगने लगा है। हॉन्जुजू के गाल सहलाते हुए एक अंतरंग रोमांटिक छवि जनता की नई धारणा को दर्शाती है। सीईओ एक साधारण इनकार का प्रस्ताव रखता है, फिर हॉन्जुजू की टीम की ओर मुड़ता है, उनका दृष्टिकोण पूछते हुए। सवाल हवा में लटक जाता है, लेकिन जूजू इसे सीधे सामना करती है। वो तर्क देती है कि कोई भद्दा स्पष्टीकरण केवल उल्टा पड़ेगा और जनता अपनी खुद की कहानियां गढ़ लेगी। उसकी आवाज स्थिर। वो एक अलग रास्ता प्रस्तावित करती है। उन्हें एक स्पष्ट अवधारणा बनानी चाहिए। कोटी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है जब वो उसे देखता है। वो अपना समर्थन जोड़ता है, इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए कि एक अधिक सुलभ सार्वजनिक छवि तैयार की जा सके। कमरे में उनके बीच की गर्मी धीरे धीरे बढ़ जाती है। कार की शांति में एक सहकर्मी की चिंतित फुसफुसाहट खामोशी तोड़ती है, पूछते हुए कि क्या हॉन्जुजू वास्तव में ठीक रहेगी। वो जवाब देने से पहले गोटिए झुकता है, अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रखते हुए, समर्थन का एक मौन वादा। वो उसे बताता है कि अपने बोझों में से एक चुनो और वो उसका नाश करने में मदद करेगा। उसकी आंखें उसकी आंखों में जमी हुई, उनके बीच की गर्मी महसूस होने लायक। वो बदला को सरल शब्दों में परिभाषित करता, बस उन्हें अपने कार्यों का पछतावा कराना। जूजू के चेहरे पर गहरी लाली छा जाती है। सांस लेते हुए वो सहमत हो जाती है। उसकी मुस्कान नरम पड़ जाती है जब उनके बीच की दूरी मिट जाती है। हॉन्जुजू की टीम से एक व्यक्ति साहसी प्रस्ताव रखता है, आरआर एंटरटेनमेंट से पूर्ण समर्थन की मांग करते हुए, ताकि उनका सहयोग सुनिश्चित हो। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है जब वो सौदा पक्का करता है, बदले में अपनी कंपनी का पूर्ण समर्थन देने का वादा करते हुए। दूसरी ओर मिन्स्क जूजू को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर अब सेवा से बाहर है। उसके चेहरे पर हताशा के भाव उभर आते हैं जब वो एक वेंडिंग मशीन को लात मारता है। जब एक सहकर्मी पूछता है कि क्या उसने जवाब दिया, मिन्सुक झूठ बोलता है, चिल्लाते हुए कहता है कि शायद उसने गलत नंबर डायल किया होगा, अपनी बढ़ती क्रोध को छिपाने के लिए। एक सहकर्मी मिन्स्क का मजाक उड़ाता है, पूछते हुए कि उसने हॉन जूजू से बात क्यों नहीं की। वो मुस्कुराता है, नोट करता है कि मिन्सुक तुरंत भ्रूभंगिमा करके चला गया। सहकर्मी उसे स्टनिंग कहता है और मजाक में परिचय की मांग करता है। मिन्स्क के चेहरे पर गहरी लाली छा जाती है जब वो दूर जाने की कोशिश करता है, दोस्त को चेतावनी देते हुए कि उसके बारे में वस्तु की तरह न बोले। गंभीर स्वर से हतप्रभ सहकर्मी और दबाव डालता है, पूछता है कि वे दोनों का रिश्ता आखिर खत्म क्यों हुआ। मिन्सुक ठिठक जाता है, उसके चेहरे पर अघोषित उथल पुथल के साथ अंधेरा छा जाता है।
सहकर्मी का सवाल हवा में लटक जाता है। उसकी जिज्ञासा सीधे मिनसुक पर केंद्रित। वो पूछता है कि वे अलग क्यों हुए। मिनसुक का चेहरा सख्त हो जाता है। कोई जवाब नहीं देता। इस बीच मिनसुक याद करता है। हॉन जूजू अपने ही संसार में खोई हुई है। पार्क की गई कार की खिड़कियां धुंधली हो जाती हैं, उसे और गोटी को बाहर की दुनिया से अलग थलग कर देती हैं। उसका हाथ ठंडे कांच पर दबा हुआ। वो और करीब झुकता है। उनके बीच का स्थान विद्युतग्रस्त। साइड मिरर में उनकी सांसों का संबंध प्रतिबिंबित होता है। चेहरे मध्यम रोशनी में लालिमान्वित, जब उनका आलिंगन गहरा हो जाता है, गर्म और पूर्ण। उस गर्म क्षण को गोटी अचानक ठंडा कर देता है, पीछे खिंच जाता है। हॉनजूजू ऊपर देखती है। उसके चेहरे पर भ्रम और आश्चर्य का मिश्रण। उसकी आंखों में तीव्रता गायब, जगह ले ली अप्रत्याशित गंभीरता ने। वो बताता है कि उसकी मां उससे मिलना चाहती है। उसकी आवाज स्थिर। पूछता है कि क्या वो उसके साथ भोजन करने को तैयार होगी। एक पल की स्तब्ध चुप्पी के बाद वो अनिच्छा से सहमत हो जाती है। वह अपनी सीट पर पीछे झुक जाता है, स्टीयरिंग व्हील पर टैप करते हुए। कहता है कि इसे ज्यादा ना सोचे, हवा को अनकहे सवालों से भरा छोड़ते हुए। कार में बची गर्मी शांत, अनिश्चित तनाव में बदल जाती है। गोटी अपने अचानक अनुरोध को संभालने की कोशिश करता है, आश्वासन देते हुए कि यह सिर्फ एक साधारण भोजन होगा। जैसे ही वो बोलता है, उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभर आती है, उसके पूर्व मंगेतर की, जो उसके किफायती आदतों पर हैरान रहता था, उसके पृष्ठभूमि के बारे में अटकलें लगाता, लेकिन कभी वास्तव में न जानता। 7 साल साथ रहने के बाद भी वो विचारों से खींची जाती है जब गोटी की आवाज चुप्पी तोड़ती है। वो धीरे से पूछता है कि वो इसे इतना जटिल क्यों मना रही है। हॉन जूजू के गालों पर गहरी लाली छा जाती है जब वो घबराते हुए मां से मिलने को सहमत हो जाती है। गोटी के होंठों पर गर्म मुस्कान खिल जाती है। झुकते हुए वो धीरे से उसके बालों में हाथ फेरता है। उस स्पर्श से झटका लगता है। वो स्पष्ट करता है कि चूंकि वे शादी के इरादे से डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसे उसकी मां से ठीक से अभिवादन करना चाहिए। अप्रत्याशित शब्द उसके गले में अटक जाता है। वो फुसफुसाती है, शादी। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा है। वो बस नरम हामी से पुष्टि करता है, कार की गर्म अंतरंगता में उसे बेदम छोड़ते हुए। वो हकलाते हुए सहमत होती है। वातावरण बदलते ही मिनसुक एक महत्वपूर्ण याद को याद करता है। वो बताता है कि वो एक बार हॉन जूजू के परिवार के घर गया था, शादी की अनुमति मांगने। वहां पहली बार पहुंचकर जर्जर इमारत को देखकर वो चौंक गया। दरवाजे पर जूजू की मां ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जूजू उसके बगल में खड़ी, घबरा रही, पुराने गंदे घर के लिए माफी मांग रही। मिनसुक जबरदस्ती मुस्कुराता है, इसे आरामदायक कहता है, लेकिन जैसे ही वो तंग जगह को नजरों से गुजारता है, उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। सत्य उसके दिमाग में उभरता है। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे घुटन हुई। मिनसुक की याद उस बेहद उमस भरी गर्मियों की दोपहर पर केंद्रित। छोटे घर में हवा भारी और गाढ़ी। वो याद करता है कैसे जूजू की मां ने बताया कि उसके आने के लिए पुराने एसी को खास तौर पर चालू किया, जो दुर्लभ अवसर था। उसकी आलोचनात्मक नज़र विवरणों पर ठहरती है। टेबल पर चिपकने वाली सतह जिस पर दरार पर टेप लगा, असमान चॉपस्टिक्स और अलग अलग प्लेटें भोजन के लिए। उसके मंदिर पर एक पसीने की बूंद बनती है जब ठंडा एहसास होता है। ये, वो निष्कर्ष निकालता है, उसका प्रकार का घर नहीं था। मिनसुक बताता है कि हॉन जूजू विनम्र पृष्ठभूमि से आती है, जो उसे डेटिंग शुरू करने पर पता न चला क्योंकि उसने कभी दिखाया ही नहीं। वो याद करता है कि शुरू में उसे उसकी स्वतंत्रता पसंद आई। उसने कभी सामान खरीदने को नहीं कहा, सब खुद संभाला। लेकिन फिर समझ आया कि उसकी किफायत सिर्फ आदत नहीं, बचपन से जड़ें वाली। उस डिनर की याद तेज होती है जब जूजू की मां गर्व से बताती है कि बेटी पैसे भेजती है घर और अपनी पढ़ाई खुद कराती है। दोस्तों को जलन होती है। मिनसुक याद करता है कैसे हॉन जूजू के माता पिता उसे ट्रॉफी की तरह घुमाते। मां उसके कटोरे में मांस रखती, गर्व से कहती कि अब चिंता नहीं क्योंकि बेटी अच्छे व्यक्ति से मिली। जूजू के गले पर लाली चढ़ जाती है जब वो धीरे से मां से कहती कि उस पर दबाव न डाले। बूढ़ी औरत सिर्फ मुस्कुराती, कहती कि उसका आना ही इरादे साबित करता है। उस पल उसके बगल में बैठी पुरस्कार जैसी लगने वाली लड़की दयनीय नजर आई। पूरा दृश्य मिनसुक महसूस करता है, उसे डरा गया। मिनसुक उस रात की तारीफें याद करता है। लोग कहते कि जूजू के माता पिता को कितना गर्व होगा, वो कितनी अच्छी दोस्त है। लेकिन उस खुशहाल पारिवारिक डिनर की याद कड़वी हो जाती है। उसे बचना था, इससे पहले कि उसका जीवन उसके में खिंच जाए। एक बार भरा डिनर टेबल अब उसके दिमाग में खाली। वो शब्द ढूंढने में जूझता है,
कबूल करता है कि अभी भी थोड़ी सी अपराध बोध महसूस करता है। विचार को हॉन जुजू के शांत विनाशकारी चेहरे की छवि से विराम मिलता है। वो लचर तरीके से माफी मांगता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप उन एलीट 1% में से हैं जो वास्तव में कहानी खत्म करते हैं। देखिए, इन किरदारों को जीवंत करना सिर्फ रिकैप नहीं, मैराथन है। हर सेकंड के लिए घंटों की एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और देर रातें लगती हैं ताकि आपको सबसे बेहतरीन अनुभव मिले। अगर आज मैंने आपका समय कमाया तो लाइक ड्रॉप करें और सब्सक्राइब बटन स्मैश करें। आपके लिए ये मुफ्त है, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया के बराबर है।